तो C++ के प्रोग्राम में सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो आएगा वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एस इंक्लूड और हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल IO स्ट्रीम, ठीक है। तो उसके बाद नेम स्पेस एक न्यू कंसेप्ट है। नेम स्पेस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस लाइन का स्टेटमेंट समझेंगे जो लाइन नंबर 2 पे लिख रहे हैं। बहुत सारे कंपाइलर में लिखना जरूरी भी नहीं है। यूजिंग नेम स्पेस std, तो लाइन नंबर 1 जो है वो है लाइब्रेरी फाइल और ये नेम स्पेस। इसके बाद जो भी कोड हम लोग डेवलप करेंगे तो वो फंक्शन के अंदर डेवलप करेंगे। जिस फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं वो है मेन फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लेके चलेंगे C++ में हमेशा। उसके बाद फंक्शन का नाम मेन, ये फंक्शन का पैरेंथेसिस, और इसके बाद फंक्शन का ब्लॉक क्रिएट करना है। ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम लोग ब्रेसेस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कोड डेवलप करेंगे। सबसे पहले एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करते हैं। स्टेटमेंट डिस्प्ले करने के लिए जिस आइडेंटिफायर का यूज करेंगे वो है cout आइडेंटिफायर का यूज करेंगे। और यहाँ पर ये है इंसर्शन ऑपरेटर, cout के बाद इंसर्शन ऑपरेटर, और जो स्टेटमेंट लिखना है वो डबल कोट के अंदर। सी लैंग्वेज में यही काम हम printf लाइब्रेरी फंक्शन की मदद से करते हैं। C++ में इसी चीज को cout आइडेंटिफायर की मदद से कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे। बहुत सारा रूल्स जो C का है वो C++ में अप्लाई होगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, लास्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। इसको टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का सिंबल यूज करेंगे और लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0, ये हो गया। तो अब ये आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा हेलो एवरीवन। ये C++ का एक मैसेज डिस्प्ले करने का छोटा सा प्रोग्राम है। तो कंपाइल करते हैं, तो ये आउटपुट डिस्प्ले हो गया हेलो एवरीवन, ठीक है। आउटपुट ये डिस्प्ले हो रहा है। वैल्यू स्टोर करना है, तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और वेरिएबल क्रिएट करने का जो रूल C लैंग्वेज में अप्लाई होता है वो यहाँ अप्लाई होगा सेम। सबसे पहले वेरिएबल का हम डेटा टाइप बताएंगे। तो यहाँ पर भी डेटा टाइप नॉन डेसिमल नंबर के लिए इंट और डेसिमल नंबर के लिए फ्लोट। नॉन डेसिमल नंबर के लिए इंट के साथ साथ शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है, और डेसिमल नंबर के लिए फ्लोट है और डबल है। इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, var1, वेरिएबल का एक नाम दे देंगे। ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये जो स्टेप है ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब अगर यहां पर हम वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले करके देख लेते हैं। cout /n आगे यूज करेंगे स्केप सीक्वेंस, ताकि ये आउटपुट जो है नेक्स्ट लाइन में आए। और यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं द वैल्यू ऑफ var1 इज, और उसके बाद फिर से इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे और यहाँ पर var1 वेरिएबल का नाम देंगे। तो इस तरीके से स्टेटमेंट के साथ हम वैल्यू यहाँ डिस्प्ले करते हैं। कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर का कंसेप्ट यहाँ यूज नहीं होगा जो C लैंग्वेज में हम लोग यूज करते थे, और लाइब्रेरी फंक्शन का यूज नहीं होगा, आइडेंटिफायर का ही यूज करना है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा C++ में। अब जब इसको कंपाइल करेंगे तो var1 की जगह वो गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले करेगा। कंपाइल करो, तो पहला आउटपुट आ रहा है हेलो एवरीवन। दूसरा ये आया द वैल्यू ऑफ var1 इज 2346140, गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ये दोनों स्टेप कंबाइंड हो गया, यानी वेरिएबल का वैल्यू हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। तो अब ये गार्बेज स्टोर नहीं करेगा। फिर से कंपाइल करते हैं इसको।
हेलो एवरीवन, और ये आ रहा है द वैल्यू ऑफ वेर वन इज 100। ये आ गया। हमने वेरिएबल क्रिएट किया है तो इसका मतलब इस वेरिएबल का कोई एड्रेस होगा, तो एड्रेस भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, दी एड्रेस ऑफ वेर वन इज, एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेंगे यहां पर, एड्रेस वेर वन। ठीक है, अब कंपाइल करते हैं इसको। ये हेलो एवरीवन आ गया, और यहाँ द वैल्यू ऑफ वेर वन इज 100, द एड्रेस ऑफ वेर वन इज दिस। ये एड्रेस आ रहा है, मेमोरी एड्रेस। दोनों एक ही लाइन में आ गया क्योंकि स्लैश एन का यूज हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया लाइन नंबर 8 पे। या तो स्लैश एन हम यहाँ आगे लगा दें, या एक दूसरे मैनिपुलेटर का यूज कर सकते हैं जो C++ में स्पेशली अवेलेबल है, वो है एंड एल। इस एंड एल का यूज करेंगे तो जो इसके नेक्स्ट वाला जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। सो कंपाइल करके देख लो, आउटपुट आ रहा है हेलो एवरीवन। इसके बाद द वैल्यू ऑफ वेर वन इज 100 और इसके बाद एंड एल लगा हुआ है, तो नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ गया, द एड्रेस ऑफ वेर वन इज दिस। लास्ट में हम एंड एल का यूज कर सकते हैं या स्लैश एन भी यहाँ लगा सकते हैं। तो ये एक नया मैनिपुलेटर है C++ का। अब ये इंट डाटा टाइप का है। ये जो वेर वन है इसका डेटा टाइप इंट है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि डेटा टाइप ये बताता है कि किस तरह का वैल्यू स्टोर होगा, प्लस डेटा टाइप की मदद से हम ये भी जानते हैं कि उसका रेंज क्या है, और तीसरा ये चीज जानते हैं कि कितना मेमोरी एलोकेट होगा। तो इस वेर वन वेरिएबल को कितना मेमोरी एलोकेट हुआ, इसके लिए हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। द मेमोरी ऑफ वेर वन इज, और यहां इसके बाद साइज ऑफ वेर वन। ठीक है, और इसके बाद एक स्ट्रिंग और डाल देते हैं यहां पर, बाइट्स। ठीक है, इस तरीके से अब ये डिस्प्ले करेगा। सो कंपाइल कर लो, तो आउटपुट आ रहा है हेलो एवरीवन, द वैल्यू ऑफ वेर वन इज 100, द एड्रेस ऑफ वेर वन इज दिस एंड द मेमोरी ऑफ वेर वन इज 4 बाइट्स। तो इंट के लिए 4 बाइट एलोकेट हो गया एक वेरिएबल को। अगर हम 5 बनाएंगे तो 5 × 4 20 बाइट्स मिलेगा। तो ये नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं हम लोग इंट टाइप का वेरिएबल है ये। इंट के साथ हम लोग मॉडिफायर यहाँ यूज कर सकते हैं, साइंड और अनसाइंड। साइंड का मतलब आप लोगों को पता है कि साइंड नंबर्स को ये स्टोर करेगा। साइंड नंबर का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। और अगर अनसाइंड हम यूज करते हैं तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें साइन लगा हुआ हो वो स्टोर नहीं हो पाएगा। तो साइन लगाते हैं हम लोग निगेटिव नंबर में, तो इसका मतलब अनसाइंड डेटा टाइप, अनसाइंड वेरिएबल के साथ हम निगेटिव नंबर को लेके नहीं चलते हैं। तो ये 2 मॉडिफायर सी लैंग्वेज में भी है, यहां पर भी है, साइंड और अनसाइंड। इंट की जगह अगर रेंज छोटा है तो हम लोग शॉर्ट डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। अगर रेंज इंट से भी बड़ा है तो लॉन्ग डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं, और शॉर्ट और लॉन्ग के साथ भी साइंड अनसाइंड का यूज कर सकते हैं। तो नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, और उन सबका मॉडिफायर साइंड और अनसाइंड। डेसिमल नंबर को स्टोर करना है तो हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। फ्लोट डेटा टाइप का मतलब होता है कि डेसिमल नंबर को अलाउ करेगा और डेसिमल पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक वैल्यू को एक्यूरेटली डिस्प्ले कर देगा। कंपाइल कर लो इसको, ये आउटपुट आ रहा है द वैल्यू ऑफ वेर वन इज 100.456। फ्लोट से भी बड़े रेंज का वैल्यू अगर स्टोर करना है तो यहां पर हम डबल डेटा टाइप का यूज करेंगे। डबल का रेंज ज्यादा है, इसका प्रिसीजन ज्यादा है। प्रिसीजन का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस तक डिजिट को एक्यूरेटली डिस्प्ले कर सकता है। डबल के रेंज को भी बढ़ाना है तो डबल के साथ हम लॉन्ग का यूज कर लेंगे, तो लॉन्ग डबल बन जाएगा। इसमें डेसिमल नंबर का रेंज और प्रिसीजन और बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से मेमोरी साइज भी चेंज होगा।
बेसिकली नॉन डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास शॉर्ट, इंट और लॉन्ग है। उसका इन सबका दो वर्जन है, साइंड और अनसाइंड। और डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए दो डेटा टाइप है, फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल के साथ साइंड अनसाइंड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। डबल के साथ हम लोग लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का, है ना। यहाँ एड्रेस ऑपरेटर की मदद से वेरिएबल का एड्रेस पता कर रहे हैं हम लोग, और साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से वेरिएबल का मेमोरी साइज। तो यहाँ डेटा टाइप चेंज करके तुम लोग देख सकते हो कि अलग अलग डेटा टाइप अगर यूज कर रहे हैं तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है मेमोरी साइज और रेंज पे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को जब भी हम लोग कंपाइल करेंगे ये वैल्यू 100 ही डिस्प्ले करेगा, तो कि एक तरीके से ये फिक्स हो गया है। अगर वैल्यू हम चाहते हैं यूजर से मिले तो उसके लिए हम लोग एक दूसरे आइडेंटिफायर का यूज करेंगे जो है cin। ठीक है, तो यहां हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू एज ए इनपुट हम मांगेंगे यूजर से, तो उसके लिए एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, प्लीज इंटर ए नंबर। ये हो गया। इसके रेस्पॉन्स में वो नंबर इनपुट करेगा, तो उसको रिसीव करने के लिए cin का यूज करेंगे। cin आइडेंटिफायर है और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, cout के साथ इंसर्शन ऑपरेटर, cin के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसके बाद वेरिएबल का नाम दे देना है var1। तो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। कंपाइल कर लो। अब ये आ रहा है हेलो एवरीवन, इसने नंबर मांगा, हमने दे दिया 400। अब ये इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लीज इंटर है, ये हेलो एवरीवन, फिर प्लीज इंटर ए नंबर, लाइन नंबर 7 डिस्प्ले हुआ। लाइन नंबर 8 से हमने इनपुट दे दिया 400। 9, 10 और 11 अब डिस्प्ले होगा। लाइन नंबर 9 वैल्यू ऑफ var1 इज 400, फिर 10 उसका एड्रेस आ रहा है और मेमोरी आ रहा है। तो cout और cin इसका यूज करके हम लोग वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजर। तो ये वेरिएबल के साथ का एक कंसेप्ट है। अलग अलग तरह का डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह का वैल्यू स्टोर करने के लिए। एक ही तरह का अगर बहुत सारा वेरिएबल बनाना है तो कॉमा ऑपरेटर का यूज करके हम लोग कई तरह के वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, और उन सब वेरिएबल के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके वैल्यू डाल दें, या नहीं तो cout cin करके वैल्यू स्टोर करें। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। एक कंसेप्ट है स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल का वही मीनिंग है जो सी लैंग्वेज में है, कि वेरिएबल को अगर हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो पूरे फंक्शन में उसको हम यूज कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन के लिए लोकली अवेलेबल है ये। इस फंक्शन से बाहर इस वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे। और फंक्शन के अंदर अगर ब्लॉक बना देते हैं और ब्लॉक बना करके अगर कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं var2, इसको वैल्यू भी दे दिया अगर 200, तो इस फंक्शन को फिर इस वेरिएबल को फिर हम इस ब्लॉक के अंदर ही यूज कर पाएंगे। ये जो ब्लॉक बन गया है इस ब्लॉक के अंदर ही इसको यूज करेंगे। ये भी लोकल वेरिएबल है लेकिन ये ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है, ब्लॉक के अंदर बना है। और ये भी एक लोकल वेरिएबल है लेकिन ये फंक्शन के अंदर बना है। तो var2 को अगर यूज करना है तो इस ब्लॉक के अंदर ही यूज करना होगा। अगर इसका वैल्यू हम डिस्प्ले करने की कोशिश करें, जैसे ये जो cout है इसको यहां से कॉपी करके अगर हम यहां पे लिख दें द वैल्यू ऑफ var2 और यहां var2, अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये एरर आ गया, var2 वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, है ना। तो ये कंसेप्ट सी लैंग्वेज में भी यही था। वेरिएबल अगर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है तो उसका यूज ब्लॉक के अंदर ही होगा, ब्लॉक से बाहर नहीं हो सकता है। अब जब इसको ब्लॉक के अंदर हमने लिख दिया var2 को डिस्प्ले करने वाला स्टेटमेंट, तो अब ये बिना एरर एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंपाइल कर लो। तो अब ये डिस्प्ले कर रहा है द वैल्यू ऑफ var2 इज 200।
लाइन नंबर 14 का जो सी आउट है डिस्प्ले हो गया। इस ब्लॉक के अंदर हम var1 का भी वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यहां ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा क्योंकि var1 जो है ब्लॉक का तो वेरिएबल है नहीं, ये फंक्शन का वेरिएबल है, तो फंक्शन के अंदर हम इसको कहीं भी यूज कर लेंगे। अब जब इसको कंपाइल करेंगे, सबसे पहले हेलो एवरीवन आया, पहला सी आउट, उसके बाद दूसरा सी आउट, प्लीज इंटर ए नंबर, दे दिया 700। अब देखो किस तरीके से ये वर्क किया। हेलो एवरीवन आया, उसके बाद दूसरा सी आउट लाइन नंबर 7, प्लीज इंटर ए नंबर, 700 दिया गया। उसके बाद लाइन नंबर 10 पे आ गया सी आउट, एड्रेस डिस्प्ले कर रहा है। लाइन नंबर 11 मेमोरी डिस्प्ले कर रहा है var1 का। उसके बाद लाइन नंबर 12 से ब्लॉक स्टार्ट हो गया, तो ब्लॉक के अंदर लाइन नंबर 14 का जो सी आउट है वो डिस्प्ले हुआ, फिर लाइन नंबर 15 का जो सी आउट है वो डिस्प्ले हुआ 700। तो ये है स्कोप ऑफ वेरिएबल, यानी अगर कोई वेरिएबल ब्लॉक के अंदर बना है तो उसका यूज ब्लॉक के अंदर ही होगा, अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना है तो उसका यूज फंक्शन में हम कहीं पर भी कर सकते हैं। और ये दोनों ही लोकल वेरिएबल है, ये भी लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन से ऊपर अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और इसको अगर कोई वैल्यू दे दिया हमने, मान लो 300, तो ये है ग्लोबल वेरिएबल। यानी कि इस प्रोग्राम में हम जितना भी फंक्शन यूज करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम में हम सिर्फ मेन फंक्शन का यूज नहीं करते हैं, खुद से भी प्रोग्रामर कई सारा फंक्शन बनाता है। तो ग्लोबल वेरिएबल को हम सारे फंक्शन के अंदर इजीली कॉल कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वो ग्लोबली अवेलेबल है। जबकि लोकल वेरिएबल जो है वो जहां डिक्लेयर हुआ वहीं लोकली अवेलेबल रहेगा। तो var3 के वैल्यू को हम इस मेन फंक्शन के अंदर कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हैं, इस ब्लॉक के अंदर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ var3, यहाँ var3 कर दो, इस ब्लॉक से बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्लोबली अवेलेबल है तो कहीं पर भी उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं। हेलो एवरीवन, फिर वो लाइन नंबर 8 का सी आउट है, प्लीज इंटर ए नंबर 900। अब देखो किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। हेलो एवरीवन आ गया, इंटर ए नंबर आया लाइन नंबर 8 का, तो 900 दिया गया। उसके बाद लाइन नंबर 11 पे गए, एड्रेस डिस्प्ले हो गया। लाइन नंबर 12 पे गए, मेमोरी डिस्प्ले हो गया। फिर ब्लॉक के अंदर आ गए, लाइन नंबर 15 var2 का वैल्यू दिखा रहा है 200। लाइन नंबर 16 var1 का वैल्यू दिखा रहा है 900। लाइन नंबर 17 ग्लोबल वेरिएबल है var3, उसका वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है 300। और लाइन नंबर 19 ये जो है ग्लोबल वेरिएबल var3 का वैल्यू यहां भी डिस्प्ले हो गया। तो ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है ये इंटायर प्रोग्राम के लिए है, लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो विद इन द फंक्शन, विद इन द ब्लॉक के लिए। ये है स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल के साथ साथ हम लोग स्टोरेज क्लास के कंसेप्ट का भी यूज करते हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका स्टोरेज क्लास एक्सटर्न होगा, इसको इंडिकेट हम कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकल वेरिएबल का स्टोरेज क्लास ऑटो होगा, ऑटोमेटिकली है ये, इसको हम इंडिकेट कर भी सकते हैं वेरिएबल बनाने के समय या नहीं भी कर सकते हैं, कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये स्टोरेज क्लास ये बताता है कि उसका स्टोरेज किस तरीके का है। ग्लोबल के लिए स्टोरेज क्लास एक्सटर्न है, लोकल के लिए ऑटो। इनके अलावा हम दो स्टोरेज क्लास का और यूज करते हैं। एक है रजिस्टर, सी लैंग्वेज से भी हम लोग जानते हैं इस स्टोरेज क्लास को। रजिस्टर का मतलब होता है कि हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो वेरिएबल var2 है ये रैम में क्रिएट ना होकर के सीपीयू के रजिस्टर मेमोरी में क्रिएट हो, फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास का ये पर्पस है। चौथा हम लोग एक स्टोरेज क्लास यूज करते हैं जो है
स्टैटिक डेटा टाइप स्टैटिक वेरिएबल का हम लोग C++ में काफी ज्यादा यूज देखेंगे, बहुत यूजफुल है ये। यहाँ स्टैटिक वेरिएबल का जब यूज कर लेते हैं तो जो रूल सी लैंग्वेज में है वो यहाँ भी अप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज होगा, ग्लोबल भी और स्टैटिक भी। प्लस स्टैटिक के साथ ये है कि ये अपने वैल्यू को रिटेन करता है फंक्शन कॉलिंग के समय। एक ही मेमोरी एलोकेट होगा स्टैटिक के लिए। जब हम लोग क्लास और फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां स्टैटिक का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये ध्यान में रखना है कि अगर हम ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं तो उसका स्टोरेज क्लास एक्सटर्न है, अगर हम लोकल वेरिएबल बना रहे हैं तो उसका स्टोरेज क्लास ऑटो है। लोकल वेरिएबल को हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो रजिस्टर में क्रिएट हो, तो उसके लिए स्टोरेज क्लास रजिस्टर इंडिकेट करना पड़ेगा। एक्सटर्न और ऑटो लिखने या इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रजिस्टर अगर करना चाहते हैं तो वो लिखना होगा। स्टैटिक अगर हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो वो भी इंडिकेट करना होगा। स्टैटिक वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में डिफरेंस है। तो ये एक कंसेप्ट है वेरिएबल के साथ। तो ये एक प्रोग्राम, ये जो है ये वेरिएबल और उस कंसेप्ट को समझने के लिए डेवलप किया गया। इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग समझ सकते हैं। प्रोग्राम का मतलब होता है प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। इसमें फंक्शन का यूज कर रहे हैं, हेडर फाइल का यूज कर रहे हैं। ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर ही सी इन और सी आउट आइडेंटिफायर का डिफिनेशन स्टोर है। बिना हेडर फाइल, इस आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को बिना इंक्लूड किए हुए हम सी इन सी आउट का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। मेन फंक्शन का यूज करते हैं जिसका रिटर्न टाइप इंट है। लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 होगा और मेन फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ही हम लॉजिक डेवलप करते हैं। ये सब जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं जैसे एक्सटर्न, इंट, var3, असाइनमेंट ऑपरेटर, 300, ये सेमीकोलन, ये सब टोकन है। स्टेटमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ टोकन्स। हम छोटे छोटे हिस्से में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है प्रोग्राम का वो है टोकन। वो इंडिविजुअल पार्ट जिसका अपना एक मीनिंग है वो सब है टोकन। जैसे हाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्सटर्न कीवर्ड है, कीवर्ड टोकन है, इंट भी जो है कीवर्ड है, var3 आइडेंटिफायर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, 300 जो है लिटरल कांस्टेंट वैल्यू और सेमीकोलन है पंक्चुएटर स्पेशल सिंबल। तो एक टोकन के अंदर ये सब सारा चीज, इस स्टेटमेंट में ये 4-5 टोकन यूज हो गया। कीवर्ड का यूज किया गया, आइडेंटिफायर का यूज हुआ, ऑपरेटर का यूज हुआ, लिटरल का यूज हुआ और पंक्चुएटर या स्पेशल सिंबल का यूज हुआ। टोकन का 5 पार्ट होता है, वो पांचों पार्ट लाइन नंबर 3 पे हम लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से लाइन नंबर 14 पे भी यही हो रहा है। 2 कीवर्ड का यूज किया गया है, स्टैटिक और इंट। एक आइडेंटिफायर का यूज किया गया है, var2, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये लिटरल है, इंटीजर लिटरल या इंटीजर कांस्टेंट, और ये है सेमीकोलन, ये है स्पेशल सिंबल या जिसको पंक्चुएटर बोलते हैं। तो इस तरीके का कंसेप्ट, और इन सब टोकन्स को कंबाइन करके हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट। ये पूरा का पूरा जो स्टेट जहां सेमीकोलन से टर्मिनेट हो रहा है ये सब स्टेटमेंट्स, और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड एज ए प्रोग्राम। ये हो गया। और प्रोग्राम हम लोग डेवलप करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। वेरिएबल हम जब भी बनाएंगे इसका मतलब है कि हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल बनाने का मतलब है कि वैल्यू स्टोर होगा, और वेरिएबल बनाने के समय वेरिएबल का डेटा टाइप बताते हैं और उसका एक नाम। हम चाहें तो वेरिएबल के साथ उसका स्टोरेज क्लास भी इंडिकेट कर सकते हैं। सी इन और सी आउट आइडेंटिफायर की मदद से हम लोग इनपुट और आउटपुट प्रोसेस करने का काम करते हैं। कई तरह का डेटा टाइप है। नॉन डेसिमल के लिए शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, उन तीनों के साथ साइंड अनसाइंड का यूज होगा। डेसिमल के लिए फ्लोट और डबल, इन दोनों के साथ साइंड अनसाइंड का यूज नहीं होगा। साइंड का मतलब है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज, अनसाइंड का मतलब है ओनली पॉजिटिव। डबल के साथ हम लॉन्ग डबल का यूज कर सकते हैं, लॉन्ग का। ये है एड्रेस ऑपरेटर, ये है साइज ऑफ ऑपरेटर। स्कोप का मतलब है कि किसी वेरिएबल को हम कहां तक उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूजेबिलिटी का लिमिट कहां तक है। अगर वो फंक्शन में बना है तो फंक्शन के अंदर कहीं पर भी यूज हो जाएगा। var1 को हम फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज कर रहे हैं। अगर वो ब्लॉक के अंदर बना है तो उसका यूज सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही करेंगे। अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो पूरे फंक्शन और इसके अलावा प्रोग्राम में जो भी फंक्शन यूज हो रहा है उन सब में हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है C++ का। इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को देख लिया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के ऑपरेटर्स हैं और उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है।